अगर 11th-12th में होते हैं हम तो थोड़ा सा पेस स्लो होता है, चीज़ों को हम बेटर समझ पाते हैं, टाइम मिल जाता है। बट अभी एक्सटेंसिव है, यानी कि जाते अपने के पास भी टाइम नहीं होना चाहिए, हमारे पास भी क्या बोलते हैं इमीडिएटली क्या बोलते हैं पढ़ाने का प्रेशर रहता है। बट कोई नहीं, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो आज का टॉपिक कौन सा है? कौन सा है? एम फेज, है ना? तो एम फेज करें फिर। मैंने कुछ भी इमेज नहीं डाली क्योंकि समझने वाली बात है, तो सीधा समझते हैं, है ना? अच्छा मेरे को ये बताओ, एम फेज का कितना वो है, कितने पार्ट एम फेज के? 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? कैरियो काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन, टूटना, है ना? और क्या है? साइटोकाइनेसिस। इसमें कितनी स्टेज होती हैं आगे बताओ? 4 स्टेज होती हैं। कौन सी स्टेज होती हैं? 4। पहले नंबर पे है प्रोफेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इतना शोर क्यों हो रहा है? बात तो नहीं कर रहे ना? ठीक, तो क्या बोल रहे हो फिर? मेटाफेज, मेटाफेज। इसके बाद क्या है? कई बार तो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है, और कई बार हमें वो भी याद नहीं रहता, इतनी बेइज्जती हो जाती है कि वो भी याद नहीं रहता कि मेटाफेज पहले आती है, एनाफेज पहले आती, मतलब इतनी ज्यादा बेइज्जती। मन करता है क्या बोलते हैं, चुल्लू पर पानी कहाँ है ना? तो प्रोफेज, अब हम इसके इवेंट देखते जाएंगे। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे प्लांट में ना अलग होती है और एनिमल में अलग होती, ठीक है। तो इन एनिमल्स थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहती है और इन प्लांट्स थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहती है, क्योंकि दोनों के केस में क्या है, दोनों के केस में होता ही है कि डिफरेंट टाइप के साइटोस्केलेटन जो फाइबर हैं वो यूज होते हैं। इसी वजह से दोनों की अप्रोच भी क्या हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं प्रोफेज से, तो चलिए शुरू करते हैं फिर प्रोफेज से, ठीक है। एक बड़ी ही प्यारी सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस बिल्कुल वेल डेवलप्ड, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो गई थी, ठीक है। और बिल्कुल हमारे जो ईयर के जो हेडफोन होते हैं, यानी कि हेडफोन होते हैं, ईयरफोन, बिल्कुल ऐसे करके इंटेंगल्ड कौन रहते हैं? समझ में आया? यस और नो? इसी के साथ यहाँ पे क्या लगा रहता है ऐसे करके? ईआर रहता है, गोल्जी बॉडी रहते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, क्योंकि एनिमल सेल है तो प्लास्टिड उसमें होंगे नहीं, लाइसोसोम, ऑर्गेनेलीज, बाकी क्या बोलते हैं एससीआर, सब इसके साथ क्या बोलते हैं ऑर्गेनेलीज वेल डिफाइंड रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बट जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्ली में ही क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, फ्रेगमेंटाइज हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो स्टार्टिंग में क्या होती है, शुरू होती है। इसी वजह से प्रोफेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपने कई टेस्ट सीरीज या नोट्स में आपने देखा होगा अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, बट एनसीईआरटी उस चीज़ को मेंशन कभी भी नहीं करती है और अपने को उतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी, और एट द एंड ऑफ जो प्रोफेज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या हो जाएगी, तो न्यूक्लियोप्लाज्म विल बी मिक्स अप विद द साइटोप्लाज्म। मैं दूसरी लैंग्वेज में क्या कहता हूँ कि न्यूक्लियर जो कंटेंट है नाउ दे विल मिक्स अप विद द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। बस एक ही चीज को क्या बोलते हैं उसने दूसरे शब्दों में रख दिया। समझ में आया? अब दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है फिर? नहीं, दूसरे इवेंट क्या आता है, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं ईआर और गोल्जी बॉडी, उनके वेसिकल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं उनके? अच्छा, डिग्रेड कभी नहीं होती, डिसइंटीग्रेट होते हैं। दोनों में फर्क है। डिसइंटीग्रेट का मतलब कि आपको दिखाई नहीं देते, स्मॉलर पार्टिकल्स में फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गए, बट उनका एग्जिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, ठीक है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है डिसइंटीग्रेट? पागल है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को डिसइंटीग्रेट करोगे एटीपी बनाएगा कौन? इतनी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया डिसइंटीग्रेट नहीं होता, ये कंफ्यूज किया जा सकता है रेडिनोनाइज के लिए, ठीक है। ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। वहां पे उसने डिसअपियर लिखा है, उसने डिसइंटीग्रेट नहीं लिखा, या फिर उसने क्या नहीं लिखा, उसने डिग्रेड नहीं लिखा। लिखा है कहीं भी एनसीईआरटी ने डिग्रेड नहीं लिखती, एनसीईआरटी डिग्रेड नहीं लिखती है उसको। तो यहाँ पे 3 इवेंट हो रहे होते हैं। कौन कौन से इवेंट हो रहे होते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन, यस और नो? क्या मतलब इसका, बताओ भाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको ना छोटा बनाते हैं हम, ओके, क्योंकि लेट प्रोफेज का भी देख लेंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे क्या है, ये स्टार्टिंग में ऐसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रही होती है, गोल्जी और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और लेट प्रोफेज में बिल्कुल क्या हो जाता है, वो इनविजिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनविजिबल। इस केस में क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है एट द एंड ऑफ प्रोफेज, एट द एंड ऑफ प्रोफेज। ये छोटे छोटे क्या बोलते हैं, जो क्रोमेटिन फाइबर हैं, ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? कंडेंस। अच्छा, ये कंडेंस वर्ड क्या मतलब क्या है, कुछ बता सकते हो कोई? कैसे? किसी के पास हेडफोन, ईयरफोन या कोई वायर वाली कोई चीज है? कॉइलिंग फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा वो नहीं करूँगा इसको मैं, ठीक है, नहीं तो इसके अंदर की जो है कॉपर वायरस और एल्यूमिनियम वायरस क्या हो जाती हैं, टूट सकती हैं। चलो पहले तो क्रोमेटिन को इंटेंगल तो करूँ, ओके। नाउ क्रोमेटिन क्या हो गए हैं, इंटेंगल्स ए फ्यू थाउजेंड ईयर्स लेटर, लो, ठीक है। अब होता क्या है, अब धीरे धीरे अगर ऐसे होने लग जाए, चीज़ें ऐसे होने लग जाएं, तो थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ये 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, और लूप के लूप बनते जाएं, ओवरलूपिंग होती जाए, तो ये बिल्कुल कितनी जगह पे आ जाएगा ये। अच्छा मेरे को ये बताओ, अब ये क्लियरली थिक होने लग गया कि नहीं होने लग गया? क्या ये क्लियरली विजिबल हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ पे ये लूप बनाने के लिए कोई क्लिपिंग प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या उन प्रोटीन्स को मैं कंडेंसिंग प्रोटीन बोल सकता हूँ? बस इतना टफ था ये, जिंदगी इतनी क्या बोलते हैं आप लोगों ने टफ कर रखी है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट ही तो समझना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है अर्ली में, और लेट में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ओके। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इवेंट रिलेटेड टू द फेज अर्ली टू मेटाफेज, यानी कि प्रोफेज। प्रोफेज के बारे में इवेंट पूछे जाते हैं कि प्रोफेज के इवेंट क्या होने चाहिए, आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस कहां गई, वो भी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, यस और नो? इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है, ER, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये भी क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर हो जाते हैं का मतलब ये नहीं होता है कि ये खत्म हो जाते हैं, ये वेसिकल की फॉर्म में आ जाते हैं। किस फॉर्म में आ जाते हैं, वेसिकल की फॉर्म में आ जाते हैं। समझ में आया? यानी कि ER गोल्जी बॉडी दिखना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि प्रोटीन सिंथेसिस और मॉडिफिकेशन का कोई बहुत बड़ा रोल अब नहीं है। अब मेन काम कहाँ चला गया है, जेनेटिक मटेरियल को कॉम्पैक्ट करने में लग गया है, पूरा पूरा उसकी पैकेजिंग करने में लग गया है। तो होता क्या है, हम वो देख लेते हैं कि कैसे पैकेजिंग होती है। यहां पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल उसका एक साइड तो क्या हो गया, देखो अर्ली प्रोफेज में क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और बाद में क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो ऐसे करके हो जाएगा, यस और नो? ऐसे रहता ना, बट अभी इक्वेटर पे नहीं आया, सेंट्रलाइज नहीं हुआ है अभी। अभी ऐसे क्या बोलते हैं, बिखरे हुए हैं वो,
अभी सेंटर में वो नहीं है, अभी वो सेंटर में नहीं है। एनसीईआरटी इसकी बात बोलती है कि एट द एंड ऑफ प्रोफेज क्या होता है। एनसीईआरटी कुछ कुछ क्लियर करती है। ईआर और गोल्जी बॉडी डिस्पियर, न्यूक्लियोलस डिसपियर, फुली कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? फुली कॉम्पैक्ट। और जैसे फुली कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, एनसीईआरटी अगले मेटाफेज में लिखती है, क्या लिखती है? द फुली कॉम्पैक्शन इज द ऑनसेट ऑफ मेटाफेज। यानी कि जैसे 99.9% है तब तक प्रोफेज है, जैसे 100% हुआ इसका मतलब क्या शुरू हो गया है? मेटाफेज शुरू हो गया है। एनसीईआरटी पहले ही उसमें दूसरे पैराग्राफ में यानी कि मेटाफेज के उसमें लिख रही है कि जैसे कॉम्पैक्शन हो जाती है उसी टाइम हम मान लेते हैं कि मेटाफेज क्या हो चुकी है? ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। यस और नो? देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, देखो ना, मेरे को क्यों मान रहे? अभी आते हैं ना अभी। अच्छा, एक चीज और है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इस केस में माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन तो होता ही है कि नहीं होता ऐसे करके? यस और नो? तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो जाते हैं? ट्यूबुलिन फॉर्म में आ जाते हैं। किस फॉर्म में आ जाते हैं? ट्यूबुलिन के फॉर्म में। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल भी टूट जाते हैं सो दैट कि उसी ट्यूबुलिन से क्या बनाया जा सके? स्पिंडल फाइबर बना सके। यानी कि दोनों का रॉ मटेरियल क्या है? दोनों का सेम है। दोनों का रॉ मटेरियल क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? आप चाहे क्या बोलते हैं, आटे से चाहे रोटी बना लो, चाहे लिट्टी चोखा बना लो, मतलब लिट्टी, ठीक है? मतलब मेन रॉ मटेरियल क्या है? सेम है। एक से स्पिंडल फाइबर बन सकता है, माइक्रोट्यूब्यूल बन सकते हैं, ठीक है? स्पिंडल फाइबर भी एक टाइप की स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होती हैं, बस वो क्या करती हैं? क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर उसकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज है। यहां तक कोई डाउट है? अभी क्या हो रहा है देखो, यहां पे एक चीज और है। अपने को पता था सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन पहले ही हो चुकी थी, ठीक है? अब वो दूसरी अपोजिट साइड जाना है। उसको कहां जाना है? अब उसको अपोजिट साइड जाना है। दोनों इकट्ठी थी तो एक इस पोल पे है, एक दूसरी दूसरे पोल पे। इसकी मूवमेंट भी कहां पे हो रही है? प्रोफेज में हो रही है। तो यहां पे ये नोट में आ जाएगा, सेंट्रियोल मूवमेंट, सेंट्रियोल्स मूवमेंट आल्सो अकर इन व्हाट? प्रोफेज। कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है? इनके ऊपर भी धीरे धीरे एस्टर्स फॉर्मेशन हो जाती हैं, बट कंप्लीट नहीं होती हैं क्योंकि अभी तो इनकी मूवमेंट चल रही है। ये भी धीरे धीरे वहां जाएगी, ये बनाना शुरू करेगी। अभी पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है बस, किसका? स्पिंडल फाइबर का। बट क्या वो कंप्लीट हो पाता है? नहीं। इसी वजह से एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ बोलती ही नहीं। लिखा है कुछ इसके बारे में? नहीं लिखा। बच गई ना, एनसीईआरटी ने खुद को बचा लिया। ऐसे करती है एनसीईआरटी। क्यों ऐसा करती है? सो दैट कि क्रिस्टल क्लियर रहे आपके पास इंफॉर्मेशन, जो है सो है, सो दैट कि ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ना आए। बाद में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो बच्चे कहाँ पहुँच जाते हैं? कोर्ट में पहुँचे, सर यहाँ पे तो ये लिखा है, यहाँ पे तो ये लिखा है। तो उसी से बचने के लिए उसने इन्फॉर्मेशन को कम कर दिया और क्लियर कट किया हुआ है। उसमें हमारे लिए भी ठीक है, उनके लिए भी ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े। प्रोफेज क्लियर हो गया। अब एंड में क्या हो जाता है? कॉम्पैक्शन ऑलमोस्ट 99.9% हो जाता है, ठीक है? क्लियरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? क्लियरली इनविजिबल हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। न्यूक्लियर कंटेंट और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या हो जाता है? आपस में मिक्सअप हो जाता है। प्रोफेज कंप्लीट। यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो आगे बढ़े। तो ये होगी जो हमारी प्रोफेज कंप्लीट। अब आ जाती है दूसरे नंबर पे, कौन सी? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में होता क्या है? जो क्रोमोसोम बिखरे हुए थे, कहां बिखरे हुए थे क्रोमोसोम? ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए थे। अरे इसमें अगर हमारे पास सुविधाएं हैं तो हम सुविधाओं का फायदा ले लेते हैं हम। ये क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, लो अब ठीक है ना? चलो हमने सुविधाओं का फायदा ले लिया हमने। अब यहां पे बात आ जाती है कि क्रोमोसोम सारे बिखरे हुए थे। इससे कर लेते हैं, चलो। ठीक है, कोई किधर बिखरा हुआ है। अब इनके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाता है? क्या लगना शुरू हो जाते हैं? स्पिंडल फाइबर लगना शुरू हो जाते हैं। बट स्पिंडल फाइबर कहां अटैच होते हैं आप बताओ?
हमने पढ़ा था पिछली बार काइनेटोकोर जैसी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर या फिर लिपिड की स्ट्रक्चर बनी होती है। किससे बनी होती है काइनेटोकोर? लिपिड से या प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से? प्रोटीन से बनी होती। क्या ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है? क्या ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में मिलती है या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे मिलती है? सेंट्रोमियर पे मिलती है या टीलोमियर पे मिलती है? सेंट्रोमियर पे मिलती है। ठीक है, अब क्या होता है यहां पे ये होते हैं एस्टर्स। एस्टर्स ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सेंट्रियोल से निकल रहे होते हैं बट वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ लगे रहते हैं, याद रखना ये। और इनकी मूवमेंट कहां पे हो रही होती है बताओ? किधर की साइड हो रही होती है? नेट मूवमेंट किधर की साइड हो रही है? क्रोमोसोम को कहां भेजा जाता है? क्यों भेजा जाता है? इस प्रोसेस को कांग्रेशन बोलते हैं। कांग्रीगेट करना यानी कि इकट्ठा होना। कांग्रीगेशन मतलब अधिवेशन, है ना, इकट्ठा होना। बहुत से लोगों का अब क्या हो रखे हो आप यहाँ पे? कांग्रीगेट हो रखी हो यानी कि इकट्ठे हो रखे हो। तो ये आपकी इकट्ठे होने की प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ? कांग्रेशन बोलता हूँ। तो आप बताओ कांग्रेशन में इसको मतलब सेंटर में क्यों लेके आया जाता है? इक्वली अरेंज करके दो चीज़ों की वजह से करती है सेल। अच्छा, प्रेयर में तो कभी खड़े होंगे आप, वो बात अलग है, प्रेयर में एक दो बंदे नीचे गिर जाते हैं, कोई ना कोई बेहोश होता रहता है। अब गर्मियों में तो यही होने वाला है, आप लोग तो निकल गए उससे। ठीक है, कोरोना का टाइम था तो कम ज़्यादा करके आप एनी हाउ निकल गए। जो बेचारे आजकल हैं उनका क्या, कि उनके लिए फिर से कोरोना आ रहा है? ऐसा नहीं है, ना ही आए तो ठीक है। अब क्या होता है सेंटर में, क्या बोलते हैं जब हमारे स्कूल में क्या था, कोई टूर्नामेंट हो रहे होते हैं लोकल लेवल पे, तो बच्चों को इकट्ठा ऐसे बिल्कुल खड़ा कर दिया जाता है लाइन बना के। टीम ए बना एक को, फिर टीम बी, टीम ए टीम बी, टीम ए टीम, सो दैट कि प्रॉपर काउंट करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके और ये देख सके कि हाइट के हिसाब से। सेल भी ऐसा ही करती है। सेल जब सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट बना देती है, वो ये देखती है किसी की क्रोमेटिड टूटा फूटा तो नहीं है, क्या वो फुली कंडेंस हो चुका है, क्या कहीं डीएनए ब्रेकडाउन तो नहीं है, क्या दोनों तरफ काइनेटोकोर अटैच हैं, काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं है तो ढंग से अटैच करके उसको दोनों तरफ लगाओ सो दैट कि उनको तोड़ा जा सके, खींच के क्रोमेटिड को सेपरेट इक्वली किया जा सके। अगर एक ही तरफ है दूसरी तरफ नहीं है तो दो क्रोमेटिड चले जाएंगे एक तरफ, और एक तरफ क्या बोलते हैं एक भी नहीं जाएगा, तो अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा। फिर वो माइटोसिस तो है ही नहीं। अपने को पता है माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो फिर तो क्या हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से वो सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट बनाती है। क्लियर, समझ में आ गया? पर्पस क्या है, समझ में आ गया? अब मेरे को ये बताओ, अगर वो सेंटर में आएंगे तो काइनेटोकोर के साथ अटैचमेंट तो होनी चाहिए ना स्पिंडल फाइबर की। तो मैं क्या वर्ड लिखता हूं मेटाफेज के इवेंट में? क्या लिखता हूं सबसे पहले मैं? काइनेटोकोर अटैचमेंट विथ स्पिंडल फाइबर, और वाइस वर्सा, एक ही बात है, विथ स्पिंडल फाइबर। टफ था इजी था बताओ? आता है। काइनेटोकोर अटैचमेंट विद द स्पिंडल फाइबर अकर्स इन विच स्टेज? तो आप क्या आंसर करोगे? मेटाफेज। देखो सामने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जब पढ़ते पढ़ते अगर आप क्वेश्चन बनाने लग गए ना दिमाग में, तो फिर आपको समस्या नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करते करते, क्योंकि क्वेश्चन करने का मेंटल एटीट्यूड पहले ही डेवलप हो रहा है, पढ़ते पढ़ते डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, मूवमेंट कहां से कहां हो रही है आप बताओ? टुवर्ड्स इक्वेटर या फिर टुवर्ड्स सेंटर या फिर टुवर्ड्स पोल? ठीक है, पोल टू इक्वेटर हो रही है। पोल्स टू इक्वेटर मूवमेंट ऑफ व्हाट? क्रोमोसोम, ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तीसरे नंबर पे, यानी कि जो तीसरा एक्चुअल में पहला होना चाहिए, इसको तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं तीसरे नंबर के बजाय। क्रोमोसोम आर नाउ फुली कंडेंस या फिर फुली कॉम्पैक्ट। फुली कॉम्पैक्ट या फुली कंडेंस करने का पर्पस क्या था? सो दैट कि इक्वली डिवाइड हो सके। अगर वो थिक और क्लियरली विजिबल है, कंडेंस है, तो उसको जो है क्रोमेटिड को सेपरेट करना इजी हो जाता है। नहीं तो इंटेंगल से क्या हो सकता है, डीएनए टूट सकता है, क्रोमेटिन टूट सकता है। इसी वजह से वो क्या करता है, उसको कॉम्पैक्ट करता है। ठीक है, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, रट्टा नहीं मारना होता। एक चीज समझ में आ गई?
पंखे तंग कर रहे हैं? कोई बच्चा उधर से, एक तो ये पंखे को बंद कर दो, ये वाले पंखे को बंद कर दो। हाँ अब ठीक है। ये हाई फ्रीक्वेंसी जो अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट कर रहा था, थोड़ा सा समस्या हो रही थी। अभी एक और रह गया। हाँ ठीक है। क्या चीज़? अब इसको ठीक है, अब ठीक है। ठीक है ना? चलो ठीक है। तो क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस, इक्वेटर की तरफ मूवमेंट उसकी हो जाती है, ठीक है, और इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन अकर इन विच स्टेज? आफ्टर प्रोफेज, एनाफेज से पहले, प्रोफेज के बाद, यानी कि मेटाफेज। हो सकता है वो नाम भी ना ले क्लियर, क्या बोल दे? द स्टेज अर्ली टू द एनाफेज। हाँ बिल्कुल ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट कहाँ बनती है? मेटाफेज में बनती है, जो कि अर्ली किससे है? एनाफेज। यानी कि आपको सीक्वेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे एक, क्या लगता है आपको क्या हो रहा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, उसकी स्टडी की जाती है, क्योंकि अब ये फुली कॉम्पैक्ट हो गया है, ठीक है। ये देखो क्रोमेटिड, एक तो क्रोमेटिड ये है फुली जो कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, एक क्रोमेटिड ये है सिस्टर क्रोमेटिड इसका, यस और नो? ये भी फुली कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पे क्या है? जस्ट इसके सेंटर में जो दोनों को ऐसे करके बांध के रखता है रबड़ की तरह, ये कौन सा है बताओ? सेंट्रोमियर, यस और नो? और ये जो डीएनए ऐसे करके क्या हो गया था? आप बताओ क्या हो गया था डीएनए ऐसे करके? कंडेंस हो गया था, कॉम्पैक्ट हो गया था, लूप बनाना शुरू कर दिया था, यस और नो? तो अब मेरे को ये बताओ, जो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है उसके कितने टेलोमियर्स हैं? कितने टेलोमियर्स हैं? 1 2 3 4। सेंट्रोमियर कितने हैं? 1। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने सेंट्रोमियर हैं, कितने टेलोमियर हैं, यस और नो? इजी था, टफ था? इतनी इजी लाइफ है, ठीक। इसके बाद क्या है? यानी कि इसकी जो अब पूरे अगर कॉम्पैक्ट हो जाते हैं तो मॉर्फोलॉजी ऑफ, शेप नहीं बोला, वी जे आई एल शेप, वो शेप है, वो एनाफेज में होती है जब सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। बट अभी क्या है? ये मॉर्फोलॉजी है कि उसका आकार प्रकार क्या है, बस शेप को छोड़ दो। शेप को छोड़कर बाकी जितने सारे फीचर हैं वो मॉर्फोलॉजी में आ जाते हैं। वो किस में स्टडी किए जाते हैं? एनाफेज में या मेटाफेज में? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंस क्रोमोसोम, वो भी स्टडी की जाती है मेटाफेज। क्लियर? आगे बढ़े अब? हो गया? टफ था, इजी था? इतना इजी था। अब आ जाती है एनाफेज की बात, आ जाती है। तो आप बताओगे एनाफेज में क्या होता है? अच्छा, सिस्टर क्रोमेटिड जो कि बिल्कुल सेंटर में यहां पे रखे हुए थे, ऐसे करके क्या लगे हुए थे, ये देखो। इक्वेटोरियल प्लेट किस में बनी हुई थी बताओ? मेटाफेज में ये बनी हुई थी। अब टूटना शुरू हो जाते हैं। क्या टूटना शुरू हो जाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड टूटना शुरू हो जाते हैं। पहले क्या था याद करो? यही तो सिस्टर क्रोमेटिड जो बंधे हुए थे ऐसे करके, यस और नो? फिर इसके साथ कौन अटैच था? स्पिंडल फाइबर अटैच था। सेंट्रोमियर को स्प्लिट होना पड़ेगा। अब वो जो उसने बांध के रखे हुए दोनों क्या होना पड़ेगा? स्प्लिट होना पड़ेगा। तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है इसका? सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग से होता क्या है? अब ये जो
फोर्स कौन लगाएगा? स्पिंडल फाइबर लगाता है। फोर्स कौन लगाता है? स्पिंडल फाइबर लगाता है। तो होता क्या है फिर? होता है ये, चलो मैं सीक्वेंस में दिखा देता हूं। पहले ये स्टेप था, फिर क्या हुआ? ये हो गया, फिर क्या बोलते हैं, अब वो काफी जब तक पहुंचने लगे। ये स्टेप है, ठीक है। यानी कि सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग किस में होती है? एनाफेज में होती है। और ये और क्या कर रहा होता है? क्या कर रहा होता है? और ये मूवमेंट कहां पे हो रही होती है? इक्वेटर से पोल की तरफ होती है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, फिर उसके बाद जो है दूसरा फीचर, चलो मैं यहां लिख देता हूं। पहला फीचर ये रहा, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हो गया। क्रोमेटिड सेपरेशन, अब क्या हो जाएंगे? क्रोमेटिड सेपरेशन हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे ऑब्वियसली। यस और नो? एक बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी तो थे। ये कॉपी कब हुआ था? एम फेज में हुआ था, एस फेज में हुआ था, या G2 फेज में हुआ था? एस फेज। यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड डुप्लीकेशन, ये भी पूछ लिया जाता है। ये कहाँ पे होता है? एस फेज में होता है। इतना ईजी है, ठीक है। क्रोमेटिड जो सेपरेशन है वो भी एनाफेज में होता है। अच्छा, मूवमेंट आ जाती है। मूवमेंट किसकी? मूवमेंट ऑफ सो कॉल्ड क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड। बट अगर उसको मैं फ्यूचर क्रोमोसोम बोल सकता हूं। अब ये वाले जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, आगे जाके क्या बनाएंगे सेल के लिए? वो फ्यूचर क्रोमोसोम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्यूचर क्रोमोसोम। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फ्यूचर क्रोमोसोम है वो कब सेपरेट होते हैं, कब मूवमेंट उसकी इक्वेटर से पोल की तरफ होती है? तो कहां पे होती है? एनाफेज में होती है। कहां पे होती है? एनाफेज में। अब मूवमेंट आ गई, किसकी मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर क्या बोलते हैं? फ्यूचर क्रोमोसोम। कहां से हो रही है? इक्वेटर से पोल की तरफ, सेंटर से पोल की तरफ। तो यहां पे लिख लोगे इक्वेटर टू पोल्स, ये भी स्टडी आ जाती है, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन, क्रोमेटिड सेपरेशन, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, क्रोमोसोम की मूवमेंट पोल से इक्वेटर की तरफ, ये सारी किसमें होती है? ये सारा काम कौन करवा रहा होता है? एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स करवा रहा होता है जिसका नाम होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। बट आपके सिलेबस में ये नहीं है, इसी वजह से मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। कोई ना कोई प्रोटीएज एंजाइम ही होंगे तो सेंट्रोमियर को तोड़ रहे हैं। क्या होंगे? वैसे तो बहुत कुछ होता है, APC20, CDC भी आते हैं, इसके बाद बहुत प्रोटीन आते हैं, ठीक है, इतना क्या टेंशन लेनी। साइक्लिन B भी आता है इसके साथ। अपने को पता साइक्लिन क्या होते हैं? जो साइकिल को बनाए रखते हैं। G1S G2M के साइकिल को बनाए रखने वाले प्रोटीन का नाम क्या होता है? साइक्लिन्स। साइकिल को बनाने वाले का नाम क्या है? साइक्लिन्स। फंडा क्लियर है, बट सिलेबस में दिया नहीं हुआ है, इसलिए बर्डन लेने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एनाफेज के बारे में क्लियर? हम कैरियोकाइनेसिस कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिवीजन कर रहे हैं, जबकि क्या बोलते हैं इस न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हो रहा होता है? एक्चुअल में क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे होते हैं, प्रॉपरली सेपरेट हो रहे होते हैं। आगे बढ़े, अब कौन सी फेज है? टीलोफेज। सुना है कल अर्थक्वेक आया था? कहता कुछ नहीं ब्रो, इतना ढीठ हो गया हूं, अर्थक्वेक भी फील नहीं होता अब तो। पता ही नहीं चला। मैं तो थोड़ा सा, एक समस्या ये है कि मैं हाई राइज में रहता हूँ, 10th फ्लोर था, मैं ऐसे बैठा हुआ था तो मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर एक बार ठीक है, मेरे कुर्सी को चक्कर क्यों आ रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ थी, तब समझा मैं। ठीक है, उठा के क्या बोलते हैं, बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं है, कोना पकड़ रखा था मैंने बस। क्योंकि जब तक अगर मान के चलो मैं 10th फ्लोर में, आप अगर स्टेयर पे जाते हो तो कम से कम 30 सेकंड लगेंगे, जितनी मर्जी स्पीड पे जाओ। हाँ, एक टेक्निक है 2 सेकंड तक पहुंचने की, 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाने की एक टेक्निक, बट दैट्स नॉट एडवाइजेबल, है ना। फिर तीसरे नंबर पे टेक्निक थी कि भाई किसी कोने में दुबक जाओ टेबल वगैरह के नीचे, वो मेरे को ठीक लगी। फिर चौथी टेक्निक और थी कि लिफ्ट के थ्रू जाओ, वर्स्ट आइडिया।
बट एक्चुअली बेस्ट होता है, अगर लग रहा है कि अब बिल्डिंग गिरी रही है तो उसके अंदर बैठ जाओ जाके। बट हो सकता है अगर एकदम फ्री फॉल हो गया फिर गए, यानी कि उसमें रिस्क फैक्टर है 50-50। अगर उसमें स्टक हो गया, क्या चीज़, कभी लिफ्ट में नहीं जाना चाहिए, प्रोटोकॉल में नहीं होता है। प्रोटोकॉल में होता है कि यहाँ बिल्कुल कोने में जाओ पिलर के पास, वहाँ टेबल हो तो ठीक है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग गिरती तो आपने देखा कोने रह जाते हैं, पिलर रह जाते हैं, यस और नो। और अगर बिल्डिंग ऐसे है तो यहाँ नहीं पहुँचना सो कि आपके आप आराम से गिर सके, यहाँ बिल्कुल इसके रूट पे रहना होता है। आयरनिकली हम दूर भागते हैं, कहाँ भागते हैं दूर, एक मिनट रुको रुको, अच्छा ठीक है ओके, पाइथागोरस बिल्कुल सही था, ओके ठीक है फाइन। ये कैलकुलेशन तो टॉम एंड जेरी ने भी की हुई थी, आपको पता है, सोचो, हम नहीं करते। बट कल जो यहाँ पे फील हुआ था वो 5.5 के अराउंड फील हुआ था। जो एपिसेंटर था वो आपको पता है कहाँ पे था, अफगानिस्तान, फैजाबाद, है ना। टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट, है ना, कितना बेसिक है, कितना बेसिक है चीज़ें हम सब। अल्फा बीटा गामा वेव्स, अल्फा बीटा गामा रेज नहीं, वेव्स। रेज और वेव्स में फर्क होता है, रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसकी बात करता है, वो वेव है, साउंड वेव भी हो सकती हैं, वाटर वेव भी हो सकती हैं, थप्पड़ों की वेव भी होती है। थप्पड़ की वेव सुनी है आपने कभी? नहीं, महसूस की होगी। टीलो फेज, टीलो का मतलब होता है एंड, टीलो का मतलब क्या है, एंड। मेटा का मतलब क्या होता है, मिड। प्रो का मतलब है अर्ली। एना क्या है, टुवर्ड्स एंड, टुवर्ड्स एंड। टीलो तो खुद ही क्या हो गया, एंड हो गया, यानी कि एंड की जो फेज है वो कौन सी होगी, टीलो फेज होगी। टीलो फेज बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल लेके चलें, इसका सारा ही फंडा क्लियर करते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। खत्म, टॉपिक ही खत्म, ठीक है। अब बोलो सर ये तो गजब ही हो गया, तो आप बताओ क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उधर डिसअपीयर हुई थी? तो क्या जो जेनेटिक मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल की जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे रीअपीयर हो जाएगी? यस। क्या वहाँ पे ईआर एंड गोल्जी बॉडी डिसअपीयर हुए थे? क्या यहाँ पे रीअपीयर हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। क्या वहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन हुई थी? तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन हो रही है? क्रोमोसोम कंडेंसेशन नहीं, बेटर वर्ड है क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स डीकंडेंसेशन हो रही है। क्या हो रही है? ठीक है। एनाफेज में जो मूवमेंट होती है उसमें क्या होती है, रिस्पेक्टिव जो पोल्स हैं क्रोमेटिड उस पर पहुंच जाते हैं और डीकॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? पहले तो इकट्ठे होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं फ्यूचर क्रोमोसोम, क्योंकि वहाँ पे क्या बनाना है उनको, न्यूक्लियस बनाना है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके ऊपर बनना शुरू होती है, फिर उसी के क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, ईआर बनना शुरू होते हैं, न्यूक्लियोलस दोबारा फिर से आना शुरू हो जाती है। सारा का सारा रिवर्स साइकिल क्या शुरू हो गया, प्रोफेज का जस्ट उल्टा हो गया। तो क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन भी यहाँ पे हो जाती है, ईआर गोल्जी, और न्यूक्लियोलस भी आ जाती है। क्या आ जाती है? न्यूक्लियोलस भी आ जाती है यहाँ पे, आल्सो रीअपीयर। अब यहाँ पे साइटोस्केलेटन भी बनना शुरू हो जाता है। वहाँ पे साइटोस्केलेटन क्या हो रहा था, डिसअपीयर और ब्रेकडाउन हो रहा था। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो रहे थे, टूट रहे थे। जबकि इसके क्या हो रहा है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, रिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, रिफॉर्म्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी वर्ड कहीं लिखती नहीं है बट आपको बता रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद है कि हम थोड़ा सा विजुअल देख लेते हैं कि आखिर ऐसा हो क्या रहा होता है उसमें। ओके, यहाँ पे क्या बनना शुरू हो गया देखो ये, और ये क्या बनना शुरू हो गया देखो, यस और नो, ये क्या बन गया, ये ईआर गोल्जी बॉडी बनना शुरू हुए, ठीक है। ये क्या था, न्यूक्लियोलस, वो भी क्या बनना शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया। साइटोस्केलेटन दोबारा बनना शुरू हो गए, यस और नो, ठीक है। हर एक के पास अपनी अपनी क्या पहुंच जाती है, सेंट्रियोल पहुंच जाती है, ठीक है। सेंट्रियोल क्या बोलते हैं, अपनी अपनी जगह पहुंच जाएगी।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई है, आप देख सकते हो क्या होगी, वो रीअपियर होगी। जो क्रोमोसोम है अब वो क्लस्टरिंग होना शुरू हो जाती है, वापस वही वुलन लाइक इंटेंगल्ड शुरू हो जाती है। कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है डीटेंगल और इंटेंगल्ड, तो यहाँ पे डिटेंगल हो रही है या इंटेंगल्ड हो रहे हैं, इंटेंगल्ड। प्रोफेज में क्या हो रहे थे, डिटेंगल, यानी कि उलझन उनकी कम हो रही थी। जैसे आपकी जिंदगी में अभी क्या हो रही है, डिटेंगल हो रही है, इंटेंगल हो रही है, इंटेंगल हो रही है। कुछ और समझ नहीं आ रहा, का करें ससुरा, का ना करें। हाँ चलो कोई बात नहीं। टीलोफेज में ये सब कुछ है। फीचर्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, इवेंट क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके, इधर से उधर टस से मस नहीं होना है। आपको चाहे कोई कितना ही बहलाए फुसलाए, आपको डाइवर्ट करे, आपको नहीं होना है। वो गलती बुलाएगी मगर जाने का नहीं है। आपको टस से मस नहीं होना, जो पढ़ लिया कंसेप्ट पढ़ लिया। मैं जब अपने नेट की तैयारी करता था, नेट एक छोटा सा एग्ज़ाम है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पीएचडी के लिए एग्ज़ाम होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम होता है। तो मैंने भी सोचा कि हम फर्स्ट, हमें भी करना है, हमें भी करना है। हमने बुक उठाना शुरू हुआ, तब समझ में आया पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि इसके लिए डेटा पढ़ना भी शुरू किया, तैयारी भी की, कितने बंदे बैठते हैं, ऑल ओवर कितनी सीट्स होती हैं। तो 2 से 2.5 लाख बंदे बैठते हैं, थैंक गॉड नीट से कम है, ठीक है। बट समस्या ये थी कि सीटें ही 800 थी। सीटें कितनी थी, 800। तो मैं तैयारी करता था, तो मेरे साथ एक और दोस्त तैयारी करता था। लाइब्रेरी में हम बैठे रहते, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, रात 1, 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते रहते थे। तो मेरे को बोलता था एक चीज़ याद रखना मनप्रीत, जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक पढ़ लिया ना तो समझ लो पढ़ लिया, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, आपको कोई कन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। आप इतना स्टैंड कर सको कि एनसीईआरटी ने ये लिखा है तो लिखा है, क्लियर होना चाहिए उसमें। मेरे को हिट कर गई बात, बड़ी सिंपल सी बात थी, हिट कर गई। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, मेरे को लग रहा था कि अच्छा ऐसे करके, और कई बार सोते सोते ऐसा होता था कि यार उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऐसे थी, तो एक डाउट आ रहा है, मैं उसी टाइम उठ जाता था, चाहे वो रात के 3 बजे हो, चाहे वो सुबह के 7 बजे हो, चाहे नींद पूरी हुई हो चाहे ना हुई हो, मैं उसको देखता था कि नहीं पहले मैं क्लियर करूं तब जाके क्या बोलते हैं मैं रेस्ट करूंगा, सोऊंगा। उसका फ़ायदा भी हुआ, बेसिक्स क्लियर हो गए कि अच्छा एक्चुअल में ये होता है, अच्छा एक्चुअल में ये होता है। फिर देयर इज़ नो वे बैक, और भगवान की दया से रैंक भी मेरी ठीक ठाक आ गई। ऑल इंडिया रैंक मेरी 62 थी। और उसके बाद जो है एक जूनियर ने शर्त लगा ली थी अगले साल कि अब पेपर टफ हो गया, अब नहीं कर पाओगे सारा, आप सीनियर हो गए, ओल्ड। मैंने कहा ठीक है, फॉर्म भर दे, मैं दे दूंगा एग्ज़ाम, मैं कर लूँगा। शर्त लग गई, 5,000 रुपये की शर्त लगी, 5,000। हल्के में क्यों जाएं हम, एग्ज़ाम कोई छोटा थोड़ी है। अगर आपको कोई बोले नीट का एग्ज़ाम दोबारा देखेगा, इतनी रैंक दोबारा देगा, आप बोलोगे भाई 25,000 की शर्त कम से कम, 50,000 बोलो कम से कम, यस और नो। तो उस टाइम के हिसाब से मैंने 400 रुपये का फॉर्म था, तो मैंने 5,000 की शर्त लगा दी। फिर भी प्रॉफिट कितना था देखा जाए तो 4600 का प्रॉफिट तो था, काफ़ी प्रॉफिट था। अब क्या हुआ, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 70 आ गई। और तो मैंने पैसे नहीं लिए, बेचारा वैसे ही ब्रेक डाउन हो गया था। वो एक्चुअली जोश में था, बट वो समस्या क्या हुई, एक्चुअली वो मेथोडोलॉजी पे मार खा गया। फिर उसको बताया मैंने कहा ऐसे करके कर लियो, ये सब हो जाएगा। तो उसने मेहनत की, उसकी रैंक आ गई थी, अच्छी आ गई थी। उसकी रैंक कुछ है 87 कुछ ऐसे करके आई थी उसकी रैंक। मेहनती तो था, ऐसी बात नहीं। तो मेरे को वो चीज़ बड़ी सिंपल और एक बेसिक चीज़ लगी, मतलब कि पढ़ लिया तो पढ़ लिया। जैसे कि हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, हम में तो यही कन्फ्यूजन हो जाती है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था कि वो बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल था जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। आधे तो इसी में कन्फ्यूजन। अगर कन्फ्यूजन है तो उठा के पढ़ लो ना, उसको दोबारा देख लो। आपको पता है कि आपको किस में कन्फ्यूजन है, आपको पता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में कहाँ मार खा रहे हो। ये कभी झूठ नहीं बोलता, आपको पता है।
आप दुनिया को बोल सकते हो कि मेरे को ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छी आती है, मेरे को लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे आते हैं, मेरे को मॉलिकुलर बेसिस बहुत, दुनिया मान भी जाएगी, बट ये सोचने नहीं देगा आपको। ये बोलेगा कि यार मनप्रीत गड़बड़ तो हुई है, देख उनके सामने तो हीरो बन गया ठीक है, बट अंदर कुछ ना कुछ अभी भी कमी है। ये झूठ बोल नहीं बोलता कभी भी। तो उसकी आवाज़ सुननी है, उसकी आवाज़ सुन के पढ़ना है, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, 10 बंदों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा जो कह रहा है उसको फॉलो कर लो, ढंग से हो जाएगा क्लियर एग्ज़ाम। टफ नहीं है एग्ज़ाम, टफ नहीं है, आसपास का माहौल टफ है, क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं है। मैंने आपको बोला भी था कल परसों दूसरा एग्जाम्पल दिया था, आज मैं फिर से एग्जाम्पल देता हूँ एक। ये जितना कोई शेकी होगा इसमें आप ट्रांसपेरेंटली देख नहीं पाओगे। आप पहले खुद को सेटल डाउन तो करो, ठंडे दिमाग से सोचो तो सही, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे करते रहोगे, शेक होता रहेगा बॉडी, दिमाग शेक होता रहेगा, कुछ क्लियर हो रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा। आप टाइम तो दो उसको, हो गया क्लियर। इतना ही तो करना है। इसी वजह से आपको पता होना चाहिए एवरीडे टाइम टेबल में कि मेरे को आज क्या पढ़ना है, सुबह ही पता होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, आपने टाइम टेबल बनाया नहीं, आपके दिमाग में वो चीज़ है नहीं कि आज करना क्या है। किसी दोस्त का फ़ोन आया कि चलो यार कनॉट पैलेस चलते हैं, उस दोस्त का बर्थडे है, वहाँ पे पार्टी, वहाँ पे केक काटेंगे, वहाँ पे गाड़ी के बोनट पे रख के फ़ोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे, वाओ ग्रेट, हैशटैग दिस करें। यस और नो? आप उसको हाँ भी बोल दोगे। बट अगर आपने लिखा हुआ है कि मेरे को आज मॉलिकुलर बेसिस के इतने क्वेश्चन करने, लिखा हुआ है आपने अपना टाइम टेबल नहीं, टास्क, टाइम टेबल कभी नहीं, टाइम टेबल कभी सक्सेसफुल नहीं होता। टास्क लिखने होते हैं। टास्क लिखा तो आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि नहीं यार, आप वहाँ पे चले भी जाओगे ना बर्थडे पे, तब भी दिमाग में चलता रहेगा आपके, यार मेरा वो काम रह गया, मेरा वो काम रह गया। आप हो सकता है आधे रास्ते में वापस आ जाओ। ये होती है लिखने की पावर। अपने टास्क को हम लिखते ही नहीं, हम इस डब्बे में रखते हैं। इस डब्बे में रखते रहो, दुनिया ही घूम रही है इसको रखते हुए, हो तो पाएगा नहीं कुछ। समझ में आया? तो पढ़ना एक टेक्निक है, मेथोडोलॉजी है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। टीलोफेज हो गया। अब बात यह है कि अगर न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गया, आप देख सकते हो, यस और नो? देखो न्यूक्लियर डिवीजन टेक्निकली क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब ये है कि ये जो साइटोप्लाज्म है उसको भी तो आधा आधा बांटना है। ये साइटोप्लाज्म को आधा आधा बांटने की प्रोसेस क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम साइटोकाइनेसिस किस में देखते हैं, एनिमल सेल में देख लेते हैं हम। किस में देखते हैं, एनिमल सेल में। अच्छा, एनिमल सेल में सेल वॉल होती है, चलो मैं कंपेयर ही कर देता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। साइटोकाइनेसिस हम सबसे पहले देखते हैं एनिमल्स में, और फिर दूसरे नंबर पे क्या है, प्लांट्स में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इस केस में ये देखो कैरियोकाइनेसिस तो हो चुकी थी, अब क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल तो है नहीं, तो इसको बैलून की तरह दबाया जा सकता है। इसको बैलून की तरह दबाया जा सकता है। होते हैं ना बर्थडे पे क्या बोलते हैं, कुछ खुराफाती लोग क्या होते हैं, जैसे ही बलून वो नीचे से गिरता है उसके ऊपर पैर करके फोड़ देते हैं। और कई जिद्दी होते हैं, कई बैलून जिद्दी होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, पूरा आपने बिल्कुल पिचका दिया और आपको स्माइल कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, क्यों भाई आ गया स्वाद बोलता ना, वो फूटता ही नहीं है। तो काइंड ऑफ ऐसे इसके साथ होता है। बट देखो इसको बाहर से तो कोई दबाने वाला है नहीं, कोई बाहर से फोर्स तो कहाँ से लगानी पड़ेगी, इंटरनल। तो इंटरनली सेल मेम्ब्रेन को ऐसे खींचा जाता है। और इंटरनली ये काम कौन कर सकता है आप बताओ, एक्टिन कर सकते हैं या फिर माइक्रोट्यूब्यूल कर सकते हैं। एक्टिन पुशिंग या फिर पुलिंग का काम कौन कर सकता है, यहाँ पे एक्टिन करते हैं। ऐसे करके रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बिल्कुल उसको जोड़ देते हैं। वो तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक कि क्या ना हो जाए, वो दोनों मेम्ब्रेन क्या ना हो जाए, ऐसे करके फ्यूज ना हो जाए, ऐसे करके। और फ्यूज होने के बाद में उसको क्या बोलते हैं, कुछ एंजाइम की हेल्प से उसको काट के अलग कर दिया जाता है। हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट। साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये जो अंदर से खींचा जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फरो, यानी कि ग्रूव सी बन रही है काइंड ऑफ।
और ये आउटर से इनर की तरफ है या इनर से आउटर की तरफ है? आउटर से इनर की तरफ है, यानी कि देखो अंदर से फोर्स लगा रहा है, बट ग्रूव फॉर्मेशन कहां से हो रही है? बाहर से अंदर की तरफ हो रही है। और जब बाहर से अंदर की तरफ कोई फोर्स लगता है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? सेंट्रीपिटल बोलता हूं या सेंट्रीफ्यूगल बोलता हूं? ओहो, फिर से मिस्ट्री। एक तो ये समझ नहीं आता ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है पहले तो, फिर दूसरे नंबर पे ये चीज नहीं आती समझ में क्या है, बाहर नहीं देखना है। मैंने कल बोला था आपको, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में कंफ्यूजन हो जाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हो जाती है, आधी जिंदगी तो क्या बोलते हैं इसी में निकल रही है हमारी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज नहीं है, पढ़ लिया तो समझ लो पढ़ लिया। अब बताओ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल क्या होता है? सेंट्रीपिटल क्या है? बाहर से अंदर या अंदर से बाहर का फोर्स? बाहर से अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल बोलते हैं, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या है? फ्यूगल में एफ है, यानी कि फेंको, फेंको हमेशा अंदर से बाहर। बस एक छोटी सी ट्रिक है, याद कर सकते, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब इससे तो क्या वो लगाएं, निमोनिक्स बनाने पड़े? नहीं, छोटे ट्रिक से क्या हो गया, क्लियर हो गया। यस और नो, इतना ही करना है। तो यहाँ पे बताओ सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस है या सेंट्रीफ्यूगल है? सेंट्रीपिटल। और ये बहुत सारी टेस्ट सीरीज में लिखा हुआ है, और आप बोलते हो सर एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है। पूछ सकता है वो, एक बेसिक कंसेप्ट है। यस और नो, क्यों नहीं पूछेगा, पूछना चाहिए उसको। फरो फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे साइटोस्केलेटन का कौन सा पार्ट यहाँ पे ले रहा है? एक्टिन रिंग बन रही है। कौन सी रिंग बन रही है? एक्टिन रिंग बन रही है। लो जी, हमारा कंप्लीट। जिंदगी की मिस्ट्री सॉल्व हुई है, अभी भी रह गई? अब समस्या यहाँ पे कुछ और खड़ी हो गई है। यहाँ पे अगर आपने ये वाली टेक्निक लगाई तब भी सेल वॉल को कौन तोड़ेगा? है ना? समस्या है कि नहीं समस्या ही? अगर मान के चलो हाइपोथेटिकली मैंने इसको ऐसे कर दिया, गलत ऐसे करके अलग कर दिया, अरे भाई ये तो अंदर ही रहेगी दोनों। तो ये टेक्निक जो फरो वाली टेक्निक है यहाँ पे लगनी चाहिए, नहीं लगती है। यहाँ पे टेक्निक फेल हो जाएगी। टेक्निक क्या हो जाएगी? टेक्निक ही फेल हो जाएगी। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, अब होता क्या है, यहाँ पे वेसिकल्स इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। कौन सी वेसिकल्स? गोल्जी वेसिकल्स। क्या शुरू हो जाती हैं? गोल्जी वेसिकल इकट्ठी होना यहाँ पे शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इस गोल्जी वेसिकल के इकट्ठे होने के जो प्रोसेस को, ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूँ? फ्रेगमोप्लास्ट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको मैं? सुना है वर्ड आपने? एनसीईआरटी कहीं मेंशन ज़्यादा नहीं करती है, अपने को लिखने की जरूरत नहीं। फ्रेगमोप्लास्ट होता है गोल्जी वेसिकल्स की वेसिकल्स का इकट्ठा होना। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर एक वेसिकल दूसरी वेसिकल के साथ फ्यूज होगी तो क्या बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। यस और नो? अगर ऐसे करके 3-4 लग जाएं तो क्या हो जाएंगी? पूरी ऐसे लग जाएंगी। यस और नो? होगा कि नहीं होगा? तो इसमें भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे बन जाती है। वेसिकल को कौन लेके आता है? वेसिकल किसके ऊपर मूव करती हैं आप बताओ? माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर मूव करती है। तो यहां पे अगर किसी ने पूछ लिया कि जो वेसिकल को यहां पे लेके आने का काम कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स किसकी सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं? प्लांट की या एनिमल की? प्लांट की। एनिमल के केस में कौन सा साइटोस्केलेटन का पार्ट काम करता है? एक्टिन, यानी कि माइक्रोफिलामेंट। बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए था कि वेसिकल्स किसके ऊपर मूव करती है, तब जाके ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। इसी वजह सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एट द एंड क्या होता है, ये बिल्कुल फ्यूज हो जाती है। कहां तक जाके फ्यूज हो जाती है? अब बताओ कहां फ्यूज हो जानी चाहिए, बताओ ये आप बताओ। यस और नो? देखो ऐसे हो जाती है। हमने ऐसे पढ़ा था ना, ऐसे करके यहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई। अब ये वाले जो पार्ट हैं वो भी क्या हो जाएंगे? उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। किसके साथ फ्यूज हो जाते हैं? मेम्ब्रेन के साथ। कौन से मेम्ब्रेन के साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाह, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेल डिवीजन
हो चुकी है, बट अंदर से वेसिकल जा रही थी किधर की तरफ, बाहर की तरफ जा रही थी, धीरे 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 धीरे, फिर क्या बोलते हैं ऐसे करके ये बाहर की तरफ क्या हो जाती है, बिल्कुल फ्यूज हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, अब होता क्या है, बीच में एक जगह बन गई, इसके बीच में क्या बनना चाहिए, क्या लगता है आपको, मिडिल लेमिला बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला का कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाती है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो बीच का स्पेस है ये क्या था, गोल्जी बॉडी था। ये कौन था, तो गोल्जी बॉडी सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कुछ याद आया, एक तो ये चीज क्लियर हुई। दूसरे नंबर पे मिडिल लेमिला फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, ये सो कॉल्ड गोल्जी बॉडी या फिर सो कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट, सो कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। अब बोल रहे हैं सर सेल वॉल फिर कौन बनाएगा, सेल वॉल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगी ना। याद करो कुछ पुराने कंसेप्ट याद करो, जब मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बताया कि सेल वॉल सिंथेसिस कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप सिक्रेट कर करके क्या बना देगी, अपनी सेल वॉल बना लेगी, उसकी टेंशन नहीं है। बट मिडिल लेमिला पहले से बन के रेडी हो जाता है। मिडिल लेमिला कौन बनाता है, सो कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट ब्रैकेट में गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो दो तीन चीजें यहां पे लिख लो, सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन, इसमें पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, मेनली डन बाई व्हाट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी वेसिकल्स या गोल्जी बॉडीज या फिर फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, और ये क्या बन चुका है यहाँ पे, मिडिल लेमिला। अगर हम बात करते हैं मिडिल लेमिला फॉर्मेशन भी कहां पे हो रही है, बाई कौन सी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, ये अंदर से बाहर की तरफ था या फिर बाहर से अंदर की तरफ था, अंदर से बाहर की तरफ था। तो कौन सी मूवमेंट है, सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीफ्यूगल, बिल्कुल ठीक है। ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, जो गोल्जी वेसिकल वहां पे बैठ रही थी, बन रही थी, बीच में मिडिल लेमिला बनता है, ये सारी स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोल दिया, सेल प्लेट बोल दिया। क्या बोल दिया उसको मैंने, सेल प्लेट। तो सेल प्लेट किस में बनती है, प्लांट में बनती है या फिर एनिमल में बनती है, फरो किस में बनती है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट। दोनों सेल क्या हो जाएंगे, इवेंचुअली क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगी। देखा जाए तो बीच में मिडिल लेमिला बन गया, बाद में धीरे धीरे क्या बन जाएगी, सेल वॉल भी बन जाएगी। दो सेल अलग हो चुकी हैं, दो सेल क्या हो चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं, काम खत्म, माइटोसिस खत्म। माइक्रोट्यूब्यूल गोल्जी वेसिकल को लेके आता है, बनाता नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया था रेलवे ट्रैक ऑफ सेल कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। बस कंसेप्ट खत्म, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो, अब ये मेरे को बताओ, क्या माइटोसिस को मैं इक्वेशनल डिवीजन बोल सकता हूँ। अच्छा, माइटोसिस से जो सेल बनती हैं क्या वो एक दूसरे का क्लोन होती हैं, माइटोसिस में तो होती हैं, सेम कॉपी तो होती हैं। इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन आ रही है, रिकम्बिनेशन होती है इसमें, आप बताओ। रिकम्बिनेशन तो होती नहीं है, वो तो मियोसिस में होती है। रिकम्बिनेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, डीएनए एज इट इज कॉपी हुआ है, वो रिकम्बाइन हुआ ही नहीं है, प्लस माइनस उसमें कोई हुआ ही नहीं है। तो क्या इसमें जो सेल से सेल जैसे बन रही है, क्या उसमें जेनेटिक वेरिएशन होगी, क्या ये काइंड ऑफ एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। यस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होती है, माइटोसिस होती है। हमारी जो स्किन सेल जो रिपेयर करती हैं वो किसकी हेल्प से करती हैं, माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस करती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, बॉडी रिपेयर, सेल ग्रोथ, हमारी खुद की बॉडी ग्रोथ, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस का क्या बोलते हैं जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हुआ था उसको दोबारा रीबैलेंस करना, ये सब काम कौन करता है। पर क्या वो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है, नहीं। क्या ये इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट है, नहीं। ये दो पॉइंट आते हैं कि जो इसमें नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हो वो पॉइंट। आगे बढ़े, अब आ जाती है मियोसिस।
मियोसिस का मतलब क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है? अगर कोई 2n सेल है, अगर उसके पास डिप्लॉयड कंटेंट है जीनोम का, वो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये मियोसिस 1 में है। बाद में सो कॉल्ड क्या होता है? मियोसिस 2 होता है। जबकि अगर देखा जाए तो मियोसिस 2 किसको मिमिक करता है? माइटोसिस को। बट क्या इसको माइटोसिस बोला जाएगा? नहीं, कभी नहीं बोला जाएगा। इसको माइटोसिस कभी भी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये मियोसिस 1 है और ये मियोसिस क्या हो गया? 2 हो गया। अरे भैया, ठीक है, होता यही है। क्या इसको मैं मियोसिस पूरा पूरा बोल सकता हूं? क्या उसको मैं ऑब्लिकली रिडक्शनल डिवीजन बोल सकता हूं? रिडक्शनल का मतलब क्या है? रिड्यूस होना। किसका रिड्यूस होना? क्रोमोसोमल नंबर का रिड्यूस होना। समझ में आया? अगर एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको गैमेट प्रोड्यूस करने हैं तो मियोसिस से गैमेट प्रोड्यूस करेगा या माइटोसिस से? इसी वजह से कुछ गैमेट माइटोटिक गैमेट भी होते हैं, आपने वर्ड सुना होगा। इसी वजह से जरूरी नहीं है कि गैमेट बनाने के लिए ऑलवेज क्या रहे? मियोसिस की जरूरत हो। वो तो हमारे केस में होती है, यस फॉर श्योर होती है। हमारे केस में गैमेट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मियोसिस की। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, उस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होती है? मियोसिस चाहिए होती है। यस और नो? तो ये हम देख लेते हैं। अब मियोसिस 1 के थोड़ी सी सब क्लासिफिकेशन कर देते हैं। आप बताओ भाई कितनी वो है इसकी? प्रो 1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी? मेटा 1। मेटा 2 नहीं आएगी कभी भी, 1 आएगी ऑलवेज। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाती है? एनाफेज 1। फिर इसके बाद क्या आ जाएगी? टीलो 1। समझ में आया? फिर इसके बाद क्या होता है? ये 2 सेल बन जाती हैं जब, यानी कि साइटोकाइनेसिस होती है इसकी। इसके बाद क्या रहेगी? साइटोकाइनेसिस रहेगी। पहले साइटोकाइनेसिस होती है यूजुअली, मतलब यूजुअली क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है। फिर जो 2 सेल बन जाती हैं ऐसे करके, वो कुछ रेस्टिंग फेज में चली जाती हैं। उसको मैं क्या बोलता हूं? सॉरी, इंटरफेज बोल दिया मैंने, माय मिस्टेक। इंटरकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच की जो स्टेज है उसको हमने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया उसको हमने? इंटरकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, साइटोकाइनेसिस के बाद की स्टेज है ये। साइटोकाइनेसिस किसकी स्टेज है? ये बाद की स्टेज है। यहाँ पे एक सेल बन रही थी, वो पूरे की पूरी बाद में क्या बनाएंगी? 2 सेल। वो एक छोटे से रेस्टिंग फेज में चली जाएंगी, सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज, जो कि मियोसिस 2 की तैयारी है। किसकी तैयारी है? मियोसिस 2 की तैयारी। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा इसके बाद? मियोसिस 2, है ना? मियोसिस 2 में भी वही रहेगी। कौन कौन सी रहेगी? प्रो 2, मेटा 2, इसके बाद क्या है? एना 2, और इसके बाद क्या आ जाएगी? टीलो 2 आ जाएगी। इसके बाद क्या आ जाएगा? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। यस और नो? इसमें भी साइटोकाइनेसिस होगा, तभी ना जाके वो बनती हैं 2 सेल और बनती हैं। टोटल जाके इवेंचुअली कितनी सेल बन जाती हैं? 4। हाँ, वो बात अलग है 2 या 3 इसमें से मर जाएं, एक ही बचे, वो बात की बात है। बट बनती कितनी है? 4 बनती हैं जनरली। बट क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वुमेन, उसके अंदर 4 बनती हैं? नहीं, एंड रिजल्ट एक बनता है। टोटल कितनी बनती है? पोलर बॉडी कितनी बनती है? पोलर बॉडी कितनी बनती है? 2। ओवम कितना बनता है? कौन बोला? कभी सोचना, मैंने आपको क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कभी सोचना। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको मियोसिस को अलाइन करना पड़ेगा किसके साथ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के साथ। तो क्या पोलर बॉडी आगे डिवाइड करती है?
मैंने आपको मेरे को ना एक मीम याद आ गया मेरे को एक इस नहीं मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पहले अच्छा ठीक है। क्वेश्चन ये था कि जो टोटल जैसे हमारी 4 सेल बनती हैं ड्यूरिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन वुमेन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वुमेन, कितनी पोलर बॉडी बनती है, कितनी ओवम बनती है, नेट रिजल्ट, ये पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, और जो मेरे को मीम कैसे याद आया वो मीम ये है, कहता 2 दोस्त आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक कह रहा है कि 1.3 है, एक कह रहा है 1.1 है, और मैं कोने में लिख रहा हूँ, कहता यार मैंने तो लिखा या क्या बोलते हैं, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया क्या बोलते हैं सोशल स्टडीज़, क्या लिख दिया मैंने, सोशल स्टडीज़, मी हूँ रोट द आंसर सोशल स्टडीज़, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आ जाती है, अच्छा प्रो मेटा एना टीलो। अब समस्या पता है क्या है, प्रोफेज की भी सब क्लासिफिकेशन है, धोखा कौन सी है, इसका तो रट्टा मारा होगा, इसका तो रट्टा मारा ही, कोई लिज्जत पापड़ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, प्रोसेस समझ में आ गई, नो नीड, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर भी सो कॉल्ड लिख देते हैं, ठीक है। एलपीजी नहीं, एलपीजी गैस नहीं बनानी आप, एलजेपी, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पैकोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये तो प्रोफेज की है ना, मैंने क्या बोलते इतनी इलेबोरेट कर दी इसको। अच्छा प्रोफेज के बाद कौन सी आती है, तो डाइकाइनेसिस के बाद कौन सी स्टेज आनी चाहिए, मेटाफेज 1 आनी चाहिए, मेटाफेज 2 आनी चाहिए। कितनी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन देखा हुआ है आपने, सॉल्व नहीं होता होगा बट मार खाते होगे, रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। एक बार ढंग से सीक्वेंस लिखो, सेकंड स्लाइड में और भी ढंग से सीक्वेंस लिख देता हूँ, पहले यहाँ तक देखो, ठीक है। प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 आएगी, तो प्रोफेज 1 की जितनी भी स्टेज है, एंड स्टेज है डाइकाइनेसिस, उसके बाद मेटाफेज 1 ही आनी चाहिए ना, या कुछ और आ जाएगी, मेटाफेज 2 आ जाएगी। प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 2 आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, मेटाफेज 1 आनी चाहिए, बस लिखो, नोट डाउन कर लो इसको। अभी पढ़ने से पहले, कुएं में उतरने से पहले हमने गहराई देख ली कुएं की कितनी है, ये गहराई है, अपने को इतना पढ़ना है, हर एक इवेंट के बारे में जानना है अपने को, इतना ही तो होता है। चलो भाई टाइम तो नहीं हुआ अभी तो है 25 मिनट है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो सकती है अगर चाहो तो, अगर आत्मा निकल जाए पढ़ते पढ़ते वो अलग बात है ना। चलो यहाँ लिखा नहीं था, लिख लिया, चलो मियोसिस 1 और इसके बाद क्या है, कौन सी है, इंटरकाइनेसिस, और इसके बाद क्या है, मियोसिस 2। हर एक मियोसिस की अपनी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी, इसकी भी अपनी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी, स्टैंडर्डाइज्ड। कई केस में न्यूक्लियस पहले बन जाता है, चारों सेल बाद में डिवाइड करती हैं, वो एक अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल कह रहा हूँ मैं, ठीक। तो मियोसिस 1 की कितनी वो स्टेजेस हैं सर, काफ़ी स्टेज हैं सर, मियोसिस 1 की कितनी स्टेज है सर, बहुत स्टेज हैं, काफ़ी स्टेजेस हैं, बढ़िया आंसर जाता है ऐसे हैं। तो ठीक है, मियोसिस में सबसे पहले तो कौन सी आ जाएगी हमारी, प्रो 1, मेटा 1, एना 1, टीलो 1 और साइटोकाइनेसिस। क्या है ये, यही था ना,
इसके बाद यहां पे सेल किस में एंटर करती है? इंटरकाइनेसिस में एंटर करती है। इसको दूसरे से बना लेते हैं, चलो। लो जी, ठीक है। इसके बाद फिर से हमारा कौन सा आ जाता है? मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या रहेगा? प्रो 2। इसके बाद क्या रहेगा? मेटा 2। इसके बाद क्या रहेगा? एना 2 और टीलो 2, और एंड में क्या आ जाएगा? साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस 2 बोल सकते हैं उसको। ये साइटोकाइनेसिस 1 है, वो साइटोकाइनेसिस क्या है? 2। यस और नो? प्रो 1 की कितनी स्टेज है? सब स्टेजेस कितनी है? कौन कौन सी हैं? कोई बात, लेप्टोटीन पहली कौन सी है? कोई बात, हो जाती है। मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जुबान टूट गई, है ना? हो जाता है कई बार, मेरे से भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, सम टाइम इट हैपन्स। तो दूसरे नंबर पे क्या है? जाइगोटिन। इसके बाद क्या है? पेकाइटिन। पता करो ये कौन है दया। और इसके बाद कौन सी है? डिप्लोटिन। और इसके बाद कौन सी है? डाइकाइनेसिस। एक बार क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्वेश्चन बनाया था, द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 इज फॉलोड बाय। The last stage of prophase 1 is followed by. The last stage of prophase 1 follows the डिप्लोटीन। अगर उसमें डिप्लोटीन की बजाय अगर मैं लिखूं फोर्थ स्टेज ऑफ प्रोफेज, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज, लो लेके आओ निमोनिक्स मेरे सामने, धज्जियां उड़ा दूंगा निमोनिक्स की। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, धज्जियां उड़ जाएंगी निमोनिक्स की। आप बोलोगे सर नहीं, ये निमोनिक्स फेल है। निमोनिक्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आप निमोनिक्स को याद करने पे लग गए, कंसेप्ट को आपको याद करना रह गया। फिर थोड़ा सा इधर उधर पूछा, गए। पहले तो आधों को यही नहीं पता होगा लास्ट स्टेज क्या है प्रोफेज की, तो फोर्थ स्टेज क्या बता देंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या बोलते हैं? फॉलोज एंड फॉलोड बाई। अगर मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किया, थर्ड लेवल, थर्ड डिग्री टॉर्चर होता है ना, थर्ड डिग्री टॉर्चर पे लेके गया मैं क्वेश्चन को। कैसे लेके गया? The stage which is followed by the last stage of prophase has all the feature except. लो कर लो। Synaptonymal complex formation, synaptonymal complex dissolution, recombination, crossing over, और आगे और क्वेश्चन को करना चाहा, हाउ मैनी इवेंट्स। इतने में बच्चे को कोई भी बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चा बैठा रहेगा, आत्मा गेट पे खड़ी हो जाएगी जाके कि अब हमारे बस का नहीं है। ये होता है क्वेश्चन बनाने वाले का आइडिया, आपको कहाँ फंसाना है। जबकि सिर्फ एनसीईआरटी है ये, जबकि सिर्फ क्या ये एनसीईआरटी। समझ में आया? पहले इजी, मैंने बोला था ना आपको इजी इजी डीपीपी मिलेंगी, फिर जब कंप्लीटली आप बोतल में उतर जाओगे फिर अब बताऊंगा कि हाँ बेटा अब करो टफ क्वेश्चन। एक आइडिया आज दे दिया मैंने टफ क्वेश्चन देने का, टफ क्वेश्चन आपको कल से मिलना और शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे मैं बता रहा कि पहले एक थप्पड़ पड़ेगा, फिर 2 पड़ेंगे, फिर ये डिसेंसिटाइज हो जाएगा, मार लो, कोई दिक्कत नहीं, थप्पड़ मारते रहो, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं, ढीठ हो जाते हैं। अब मेरे को ये बताओ, डायकाइनेसिस के बाद कौन सी स्टेज आती है? मेटाफेज 1 आती है। और लेप्टोटीन से पहले कौन सी आती है आप बताओ? अच्छा, प्रोफेज से पहले कौन सी होनी चाहिए? एमफेज से पहले कौन सी होनी चाहिए? G2 या M? G2। समझ में आया किस लेवल तक? समझ में आया? ये है कंसेप्ट। अब करके दिखाओ।
सारा कुछ आ गया सारा। एक बोर्ड, क्या लगता है ये स्लाइड कितने नंबर की है? कम से कम 8 से 12 नंबर की। एक क्वेश्चन तो पक्का है, फॉर श्योर है, कोई रोक नहीं सकता। 2 आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, 2 आने ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? बस सॉल्व हो गया। मिस्ट्री सॉल्व हुई कि नहीं हुई अभी तक, या वैसे की वैसी है मिस्ट्री? सॉल्व। कई बच्चे पूछते हैं सर मॉर्फोलॉजी कैसे याद करें, सर एनाटॉमी कैसे याद करें, ये बताओ पहले। एनाटॉमी में तो हम तो यही नहीं पता था कि एंडार्क है कि एक्सार्क है, डाइकॉट का है कि मोनोकॉट का, अच्छा रूट का है कि स्टेम का है, अर्ली स्टेज में है कि सेकंड स्टेज में है। अच्छा अगर प्राइमरी ग्रोथ है सेकेंडरी ग्रोथ में, गए बैठे रहो। और आपको पता है कितना प्यारा सब्जेक्ट है बॉटनी, यस और नो? हर एक उसमें भी एक लॉजिक है, उसमें भी क्या है? लॉजिक है। देखेंगे मौके पे, देखेंगे ना। अभी हो गया, पहुंच जाएं किस पे पहुंच जाएं? प्रोफेज 1 पे। किस पे पहुंच जाएं? प्रोफेज 1 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, मियोसिस की लॉन्गेस्ट फेज है या स्मॉलेस्ट फेज है? लॉन्गेस्ट। रिकम्बिनेशन किस में हो रहा है? प्रोफेज 1 में हो रहा है या प्रोफेज 2 में हो रहा है? 1 में। 1 की भी कौन सी स्टेज में हो रहा है? पैकेटिन में हो रहा है। किस में हो रहा है? पैकाइटिन में हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड हैं जो प्रोफेज 1 के लिए काफी फेमस हैं। कौन से? बाइवेलेंट, टेट्राड, टेट्राड फॉर्मेशन, क्लियरली विजिबल, synaptonymal complex formation, synaptonymal complex dissolution, X-shaped structure formation, terminalization of chiasmata, sister chromatid separation, homologous chromosome separation, crossing over between the homologous chromosome और sister chromosome, sister chromatid, ऐसे करके उलझाता रहेगा, यहीं ट्रैप हो जाओगे। बट इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो टेंशन नहीं होगी। ठीक है, चलो प्रोफेज 1 का देख लेते हैं। फिर से वही, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? लेप्टोटीन, इसकी हम फीचर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कौन सा आना चाहिए? जाइगोटीन, इसके भी हम फीचर पढ़ेंगे। इसके बाद क्या आ जाता है? पैकाइटिन। इतनी बार आप याद कर लोगे ना कि निमोनिक्स की याद ही नहीं जरूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? जिप्लोटीन। और इसके बाद क्या आ जाएगा? ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ प्रोफेज में वैसे क्या होता है इन जनरल? चलो इस प्रोफेज को छोड़ दो, अदरवाइज क्या होता है उस प्रोफेज? यस और नो? तो पूरी की पूरी प्रोसेस में अगर मैं यहां से बोलता हूं कि एक सेल ऐसे है और ये ऐसे करके फाइबर से है, तो यहां तक आते आते क्या हो जाना चाहिए? डिसइंटीग्रेट। और क्रोमोसोम कैसे हो जाने चाहिए? बस थोड़े से यहां पे फर्क ये है कि वो रिकम्बाइंड होते हैं। वो क्या होते हैं? रिकम्बाइंड होते हैं। यस और नो? यानी कि क्रॉसिंग ओवर उनमें हो चुकी होती है, बस ये फर्क है। जबकि उस प्रोफेज में क्या थे? नॉर्मल थे, क्रॉसिंग ओवर उसमें नहीं हुई थी, एज इट इज थे वो। तो बाकी तो सेम ही है ना। तो क्या प्रोफेज में कॉम्पैक्शन चलेगी? आप बताओ, कॉम्पैक्शन चलेगी? यस और नो? कंप्लीट कब होगी? प्रोफेज के एंड की स्टेज कौन सी है? अच्छा डाइकाइनेसिस की स्टेज की फीचर देखना क्या लिख रहा है वो, पढ़ो पढ़ो मेरे सामने पढ़ो। चलो आगे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ठीक है, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज मियोसिस 1, प्रोफेज 1 होगी। ठीक है, और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। ठीक है, ओके। और क्रोमोसोम आर, यस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? क्या लिख रहा है वो? नहीं है। ईआर गोल्जी है? आपको प्रोफेज के फीचर यहां पे भी लगा देने हैं, बस इसमें अलग क्या हो रहा है आपको ये दिखना है। अलग हो रहा है इसमें, पैकाइटिन में हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यानी कि रिकम्बिनेशन होने की प्रोसेस की वजह से LGPDD पे लिखा हुआ है इसमें, अदरवाइज है तो सारी प्रोफेज ही ना।
यस और नो? सारी की सारी क्या? प्रोफेज ही। इतना ही तो करना है, काहे की टेंशन, जिंदगी इतनी टफ क्यों कर रखी? रिकम्बिनेशन प्रोसेस होने की वजह से उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, अदरवाइज वो वही है वैसे की वैसी क्या। और यही फर्क है पूरी की पूरी मियोसिस और माइटोसिस में, सिर्फ प्रोफेज 1 का ही फर्क है, बाकी सारा कुछ घिसा पिटा सेम ही हो रहा है, कुछ छोटे मोटे डिफरेंस हैं, बाकी सब सेम है। चलो भाई देख लेते हैं। लेप्टोटिन हो गया, जाइगोटिन हो गया, एपिकाइटिन हो गया, डिप्लोटिन हो गया, डाइकाइनेसिस हो गया। अगर कोई पूछे कॉम्पैक्शन स्टार्ट कब होती है, आप कब बोलोगे? लेप्टोटिन में बोलोगे, यस और नो? अगर बोले कि जो कंप्लीट कब होती है तो आप क्या बोलोगे? डाइकाइनेसिस में। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, एपिकाइटिन, डिप्लोटिन में क्या कंटिन्यूसली कॉम्पैक्शन चल रही है? यस, एनसीईआरटी लिखती भी है। पहले ही लेप्टोटिन में देखना क्या लिखा हुआ उसने, क्या लिखा हुआ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ आप भी देख लो, कुछ लाइन लिख रही है एनसीईआरटी में, ग्रेजुअली विजिबल, कंप्लीटली विजिबल बोला उसने, यानी कि ग्रेजुअली एक प्रोसेस हो रही है। कौन सी प्रोसेस हो रही है? कॉम्पैक्शन प्रोसेस हो रही है। मिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी समझ में आ रही है? मिस्ट्रीज ऑफ एनसीईआरटी समझ में आ रही है क्या होती है? अब पता लग गया 180 आउट ऑफ 180 या 360 आउट ऑफ 360 लेने आसान भी नहीं है बट पॉसिबल है। समझ में आ रहा है कुछ या अभी समझ में नहीं आ रहा? अब तो आ गया, अब तक तो आ जाना चाहिए होगा। चलो कोई नहीं, 3-4 क्लास बाद मेरी और समझ में आ जाएगा आपको, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लेप्टोटिन के फीचर पढ़ते हैं जस्ट इसके सामने। कौन से फीचर हैं? क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल, बट याद रखना वो क्लियरली विजिबल नहीं हुए हैं, वो टोटली जो बिल्कुल कॉम्पैक्शन होगी वो प्रोफेज 1 के एंड में ही होगी। फिर इसके बाद क्या है? फर्स्ट फेज ऑफ व्हाट? सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, और कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कॉम्पैक्शन, ये सारा सारा क्या है? स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसको अपने को प्रोफेज 1 के प्रोफेज के साथ अलाइन कर देना, बस खत्म। अर्ली प्रोफेज वाले में जिसमें लेप्टोटिन है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, साइटोस्केलेटन ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और सेंट्रियोल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यही तो है, ठीक है। फिर इसके बाद जाइगोटिन में क्या है? चलो बताओ जाइगोटिन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मान रहा हूँ। एक्चुअली अभी भी कॉम्पैक्शन चल रहा है, क्रॉसिंग ओवर भी चल रही होती है और साथ साथ में क्या चल रही होती है? कॉम्पैक्शन भी चल रही होती है, ठीक है। एक ये है जिसका अपना सिस्टर क्रोमेटिड है, ये पहला होमोलोगस क्रोमोसोम है। और हमारी में क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होते हैं? पेयर में होते हैं या फिर सिंगल होते हैं? तो ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। तो क्या इसको मैं बाइवेलेंट बोल सकता हूं? तो ये बाइवेलेंट पास में आएंगे कैसे? कौन लेके आएगा पास में इसको? आप बताओ ना। एक लेटर लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है ऐसे करके, सीढ़ियों जैसी प्रोटीन होती है, इसको मैं क्या बोलता हूं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। स्टिकी से प्रोटीन होते हैं, वो खींच के ले आते हैं पास में। किसको? होमोलोगस क्रोमोसोम का या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि पेयर होते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे में कितने पेयर है टोटल? 23 पेयर है। पहला पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। तो पहला पेयर दोनों क्रोमोसोम पास में आ जाएंगे, सेकंड पेयर के भी दोनों क्रोमोसोम पास में जाएंगे, थर्ड के भी दोनों क्रोमोसोम पास में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले क्रोमोसोम का क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेयर का पहला क्रोमोसोम वो थर्ड वाले के दूसरे क्रोमोसोम पर बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वही बात होगी कि आपको उठा के कहाँ बिठा दिया कि आज 9th क्लास में बैठ जाना, कल फिर इधर फिर वापस फिर आ जाना, क्या दिक्कत है? क्लास ही तो है। इज इट ए गुड आइडिया? इज इट ए गुड आइडिया? खास करके उन बच्चों के बीच में बैठना,
जो कि सो कॉल्ड क्या बोलते हैं कि हमने सारी जिंदगी सीख ली है, हमारा दिल टूट गया, बोले अरे निब्बा निब्बी टाइप का, उसके बीच में बैठ पाओगे आप? ये पागल है। देयर इज नो वे बैक। नाउ वी आर इंटेलेक्चुअल माइंड स्टडिंग द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड द मिस्ट्री ऑफ मियोसिस, एंड हियर दे आर। हाँ मिल जाते हैं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं बस ऐसे जोक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। सारे होते भी नहीं है, कोई पढ़ भी रहे होते हैं। आप जब 9th-10th में थे, होपफुली आप पढ़ रहे होगे, पक्का ना? पक्का ना? अच्छा ठीक। तो अब मेरे को ये बताओ, ये तो हो गया जाइगोटिन की प्रोसेस। पेकाइटिन और डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस की नेक्स्ट में करते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, टाइम की बात नहीं कर रहा मैं। इसको मैं क्या बोलता हूं? होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर को साथ में आने को मैं क्या बोलता हूं, आप बताओ? बाइवेलेंट फॉर्मेशन बोल सकता हूं। बट बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो किस वजह से रहा है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। समझ में आया? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है, क्या वो प्रोटीनिशियस है? यस। किसका बना होता है वो? प्रोटीन का बना होता है। जगह कम है बट मैं लिख देता हूं, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। क्या इसमें 2 क्रोमोसोम है? बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है? 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम 2? होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? होमोलोगस। पूछ लिया जाता है कि बाइवेलेंट के पास क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, इसमें क्रोमेटिड कितने हैं? 1 2 3 4। जब मैं क्रोमेटिड का नंबर बोलना चाहूंगा तो मैं बाइवेलेंट नहीं बोलता, मैं तो टेट्राड्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं? टेट्राड। फॉर्मेशन तो हो जाती है बट अभी कॉम्पैक्शन चल रही है साथ साथ। मैंने बताया था पैरेलल में क्या चल रही है? कॉम्पैक्शन चल रही है। तो क्लियरली विजिबल कब होंगे वो? बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल है, या फिर दूसरे शब्दों में टेट्राड्स क्लियरली विजिबल कब होंगे? वो पैकेटिन में हो जाएंगे। जबकि टेट्राड फॉर्मेशन कहां पे हो रही है? जाइगो का मतलब क्या होता है? जाइगो का मतलब होता है पेयर। खुद ही पता है अपने को। क्या इस प्रोसेस को मैं साइनेप्सिस बोल सकता हूं? कितना टफ है भाई लाइफ, इतनी टफ है क्या लाइफ? साइनेप्सिस मतलब जुड़ना, जाइगो का मतलब ही जुड़ना है। साइनेप्सिस कहाँ होगी? आप कहाँ बोलोगे? जाइगोटिन में हो रही है। बाइवेलेंट फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? जाइगोटिन में हो रही है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? जाइगोटिन में हो रही है। टेट्राड फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? जाइगोटिन में हो रही है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या लिखूँ भाई? इतनी टफ है जिंदगी क्या? यही मियोसिस थी क्या? चलो आगे बढ़ लेते हैं, अभी तो टाइम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को। तो जाइगोटिन के फीचर्स लिखते हैं। जाइगोटिन के काफी अच्छे खासे फीचर थे। आप मेरे को याद कराओ, भूल गया मैं। पहले सबसे पहले क्या होता है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आ जाता है। यस और नो? आगे बाइवेलेंट, यानी कि जिसको मैं क्या बोलता हूं? 2 होमोलोगस। सुन लो, बाद में मत कहना मेरे को। और एक चीज ये सोचना नहीं चाहिए कि रिकॉर्डिंग मिल रही है तो हम सुन ही लेंगे। वो रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट आपका ब्रेन क्या उस चीज को इनटेक करने के लिए रेडी है? वहां घर पे जाके बात यहां पे आती है। समझ में आया? ऐसे तो इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है, क्या ब्रेन उस चीज को इनटेक करने के लिए रेडी है? सारा मुद्दा ये है भाई। नहीं तो मैं जिस चीज़ को पढ़ने लग जाऊँ या आप जिस चीज़ को पढ़ने लग जाओगे आपको आने लग जाएगा, टाइम देने लग जाओगे। पर नंबर 1 रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? नंबर 2 आपका ब्रेन उस टाइम रेडी है कि नहीं? नंबर 3 स्पेस की, प्लेस की वाइब्स है कि नहीं? नंबर 4 कहीं घर वाले धनिया लाने तो नहीं भेज रहे हैं? 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि 1 पेयर ऑफ। इस लैंग्वेज का भी ध्यान रख लेना। और आपको मैंने बोला था एनसीईआरटी या एनटीए सिर्फ बॉटनी नहीं पूछेगा, इंग्लिश मैन
इंग्लिश, इंग्लिश भी आनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इंग्लिश भी आनी चाहिए। कमाल है, ये बड़ी समस्या है सर। अगर हम हिंदी में भर दे तो फिर हिंदी भी आनी चाहिए। टेट्राड फॉर्मेशन भी होती है, और टेट्राड फॉर्मेशन को मैं किस वजह से टेट्राड बोलता हूं? 4 क्रोमेटिड्स दोनों पास पास में आ रहे होते हैं। 4th नंबर पे क्या होता है? क्या इस प्रोसेस को मैं साइनेप्सिस बोल सकता हूं? यस। ये सारे के सारे इवेंट हैं जो पास में हो रहे होते हैं। क्या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्या वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है? यस। ठीक है। अगर किसी भी सेल में अगर फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम है टोटल 2n, तो नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितने होंगे? उसके आधे होते हैं, क्योंकि एक बाइवेलेंट में कितने होते हैं? 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो कितने होने चाहिए यहां पे? नंबर ऑफ बाइवेलेंट। क्वेश्चन आता है कि नहीं आता? आप बताओ। अगर मैं बोलूं कि 2n का हाफ होते हैं, 2n का हाफ गजबी है, इतनी बेइज्जती। चलो ये लिख देता हूं, ये लो। यानी कि जो इसका हैप्लॉइड कंटेंट होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वही कितने होते हैं? नंबर ऑफ बाइवेलेंट होते हैं। क्लियर है? ये था। ये जाइगोटिन हमारी कंप्लीट हो जाती है। क्या इसमें टेट्राड्स क्लियरली विजिबल हैं? नहीं। क्या अभी कॉम्पैक्शन चल रही है? तो ये साइड में लिखोगे कॉम्पैक्शन कंटिन्यूज। तो कौन सा इसमें वो है? टेंस है प्रेजेंट। दो स्पेसिफाई करो। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट के साथ प्रोसेस अभी चल ही रही है, पैरेलल में चल रही है। और क्या हो रहा है? क्या टेट्राड्स क्लियरली विजिबल हैं? धोखा तो तब होगा जब आपको डीपी मिलेगी और आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे, अरे सर ये क्वेश्चन। लेट्स सी। फिर आप अपने केराटिन फाइबर को इंटरमीडिएट फिलामेंट को टच करने से टच करना ही भूल जाओगे इसको। समझ में आया? बस हो गया, क्लियर हो गया जाइगोटिन का। चलो भाई फटाफट कर लेते हैं यार कंप्लीट, ज़्यादा टाइम तो है नहीं। या हो गया टाइम? 5 मिनट दे दो बस। चलो ठीक हो गया। चलो बाकी कल, आज के लिए काफ़ी। थैंक यू। बहुत दूर है क्या? अच्छा थैंक यू। जो बाकी स्लाइड है वो फिल कर देंगे कल हम। आज के लिए थैंक यू। ठीक है।